डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ध्यान देना यहाँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट में डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स या फिर डिफरेंट वैरायटी, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब जो लिविंग कंपोनेंट है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो डाइवर्सिटी है मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन ज्योग्राफिकल रीजन, इन अ गिवन ज्योग्राफिकल रीजन इज कॉल्ड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। या लिविंग वर्ल्ड एक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि जो डाइवर्सिटी होता है वो डाइवर्सिटी एक गिवन एरिया के लिए ही लिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फिर ब्रॉड होते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम लोग झारखंड में हम लोग कहाँ, तो धनबाद में, तो पहले धनबाद का डाइवर्सिटी देखते हैं कि यहाँ पे कितना टाइप्स का डिफरेंट टाइप्स का एनिमल है, कितना डिफरेंट टाइप्स का प्लांट है, माइक्रोब्स वगैरह कौन कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन कहाँ सरवाइव करता है, ये होता है डाइवर्सिटी, ठीक है ना। उसका धीरे धीरे पूरे झारखंड का पता करते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेट वाइज का करके पूरे इंडिया का, फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड का। तो एक गिवन एरिया होना चाहिए तभी वहां का डाइवर्सिटी हम लोग को पता चल पाएगा। और बार बार लिविंग वर्ल्ड है तो सिंपल एक चीज ध्यान रखना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में है कि मान लो एक गिवन कोई भी एरिया दिया गया है, उस एरिया में तुमको देखना है जाके कि हाँ वहां पे कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे बड़ा बात है कि जो डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गेनिज्म मिला हमको या फिर साइंटिस्ट लोग देखा, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आखिर इसको इतना ज्यादा जो डाइवर्स है इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पता नहीं चलेगा कौन 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 सा प्लांट है, कौन कौन सा एनिमल है, क्या है, कैसे है, ठीक है। जैसे हम लोग इनिशियल जो साइंटिस्ट है वो देखते थे कोई बर्ड्स का जो आवाज है वो अलग था, कोई एनिमल अलग है, ठीक है, कोई प्लांट है तो डिफरेंट टाइप का प्लांट है, कौन कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो मेन इस टॉपिक का मेन पर्पस ये है कि हम लोग को साइंटिस्ट को ये पता करना है कि इतना ज्यादा डाइवर्स है, इसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए, कैसे समझा जाए, ठीक है। जैसे अभी के डेट में तुम कोई भी प्लांट का नाम लो, कोई भी एनिमल का नाम लो जिसको तुम जानते हो, उसके बारे में तुमको ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, अगर तुम्हारे सामने रख दिया जाए तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज सबके सामने आया, ठीक है। तो सबसे पहला जो इनिशियल स्टार्ट हुआ उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक, ठीक है। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग याद रखना है, उसके बारे में जानना है, तो सिस्टमैटिक आया। और इसी का एक इंटरचेंजेबल वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी, क्योंकि इसी के हेल्प से पूरे अभी तक में 1.8 मिलियन स्पीसीज का डिस्क्राइब हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, एनसीईआरटी में भी है, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये पूछता है कि अभी तक में कितना डिस्कवरी हो चुका है ऑर्गेनिज्म का, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन। बाकी बात और आगे भी है, उसमें से भी देखते जैसे 1.7 टू 1.8 मिलियन बोले तो उसमें से बोला जाता है अप्रॉक्स 1.25 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, प्लांट का वेराइटी है। इस तरह से मेनली क्योंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ध्यान दें मतलब बात करें तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको इधर लिख देते हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन 8 मिलियन स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है अभी तक। बाकी और जो भी है वो है। अच्छा एक चीज है कि मान लो हम लोग डिस्क्राइब किए तो डिस्क्राइब कैसे किए, तो वो है सिस्टमैटिक या फिर टेक्सोनॉमी के हिसाब से। टेक्सोनॉमी पहले समझने से पहले हम लोग सिस्टमैटिक समझेंगे, ठीक है। देखो जब सिस्टमैटिक आया तो सिस्टमैटिक का मतलब था कि ऑर्गेनिज्म को किसी भी ऑर्गेनिज्म को
कैटेगराइज्ड करना है, ठीक है। अब कैसे तुम कैटेगराइज करोगे, एक सेकेंड। That deals with cataloging plant, animal, plants, animal, and other organism into categories that can be named, that can be named, remembered, compared, and studied। ये चीजें देखो, इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना है तुमको, ठीक है। ये एक ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटलॉगिंग करते हैं, ठीक है, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। कैसे कैटेगराइज करते हैं, उसके नाम से, उसको याद कैसे करें, उसका कंपेयर्ड कैसे हो, और कंपेयर्ड स्टडी कैसे हो। मतलब कि नॉर्मली अगर देखा जाए सिस्टमैटिक में यही है, सिस्टमैटिक इसीलिए लाया गया कि उसका कंपेयर्ड करना है, कंपेयरिंग करना है, ठीक है। कंपेयर हम कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, कैसे उसका स्टडी करेंगे, कैसे उसको याद रखना है, कैसे उसका नाम चाहिए, कैसे उसको, मतलब सिंपल उसको कैसे सिंप्लीफाई में करके याद कर सके, रिमेम्बर कर सके, ये था सिस्टमैटिक का पर्पस, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट सिस्टमैटिक इसी हिसाब से चल रहे थे। तब आए एक सिम्पसन, एक न्यू साइंटिस्ट जिसका नाम है सिम्पसन। ये 1961 में 1961 है, सिस्टमैटिक का जो है, ठीक है, सिस्टमैटिक को अलग तरीके से डिफाइन किए, ठीक है। उसमें बस उसका एक ही था कि जितना भी डाइवर्सिटी, जितना भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसको एक लेवल के हिसाब से कैटेगराइज किया जाए। अब ये लेवल क्या है, तो उसका बिहेवियर, उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो ये चीज किया गया, ठीक है कि नहीं। सिस्टमैटिक में क्या बताया कि ये एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग एक डिफरेंट लेवल पे जितना भी ऑर्गेनिज्म मिल रहा है उसका कैटेगराइजेशन करना है। एक डिफरेंट लेवल, कोई एक लेवल को सेट करके, कोई एक लेवल को पकड़ के, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, कोई ग्रुप को लेके उसको कैटेगराइज करना है। क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग मतलब सिंपल है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप को क्या करना है, उसको एक 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 लेवल पे रख के उसका कैटेगराइजेशन करना, जो कि सिम्पसन दिया, जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल था कि हाँ ऐसा होना चाहिए सिस्टमैटिक में। उसके बाद टेक्सोनॉमी, ठीक है। देखो टेक्सोनॉमी में क्या बताया गया, क्योंकि ये कार्लस लिनियस दिए, ये क्या दिए, कार्लस लिनियस दिए, ठीक है। टेक्सोनॉमी में बताया गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम कैटेगराइज करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, तो वहां कुछ रूल फॉलो करना चाहिए। टेक्सोनॉमी में बताया, टेक्सोन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉमी का मतलब होता है रूल। तो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अरेंज करना है तो उसके लिए कोई ना कोई रूल होना चाहिए, या फिर हम लोग को कुछ रूल बनाना चाहिए जिससे वो अरेंज हो पाए। क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि अरेंजमेंट बाय द रूल, मतलब कहने का कि ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करो, उसको अरेंज करो बाय द रूल। अब ये रूल क्या था, तो रूल 3 था। रूल 3 में क्या था कि सबसे पहला इसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके बाद इसका क्लासिफाई करो, क्लासिफिकेशन करो, एंड इसका लास्ट में क्या करो, लास्ट में इसका नॉमेनक्लेचर करो, नॉमेनक्लेचर। ये 3 रूल्स पे फॉलो हुआ कि नहीं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर नया मिलता है तो सबसे पहले इसको क्या करना, आइडेंटिफाई कर देना, उसका क्लासिफाई कर देना, उसके बाद नॉमेनक्लेचर करना।
तब तक देखो क्या था कि सिस्टमैटिक जब आया, सिस्टमैटिक में सिंपल सा क्या बोला कि नहीं चलो डिफरेंट टाइप्स का है, तो एक एक पर्टिकुलर लेवल पे उसको हम लेके उसको कैटेगराइज करेंगे। लेकिन वो लेवल क्या था, तो वो लेवल था सिस्टमैटिक में, वो लेवल था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये टेक्सोनॉमी का है, ये हम दिखा रहे हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखना कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहने का मतलब होता है ओरिजिन या फिर इवोल्यूशन। उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख के उसको कैटेगराइज करना है, यही एक इसका लेवल था जो कि सिम्पसन्स भी इस पे काम किए। मतलब सिम्पसन्स यही बोले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इतना ज्यादा जो वैरायटी है उसको एक डिफरेंट लेवल पे ले जाके उसका कैटेगराइज करा, और वो लेवल था फाइलोजेनेटिक का। लेकिन जब टेक्सोनॉमी में आया तो टेक्सोनॉमी में एग्जैक्टली क्या बता कि नहीं फाइलोजेनेटिक तो ठीक है, लेकिन इसका कुछ तो रूल होना चाहिए कि भाई कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उसको कैसे हम करेंगे डिफाइन। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर करेंगे। उसके बाद जब बहुत सारे साइंटिस्ट आके जब ये दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही समझ में आया कि नहीं इसमें भी कैटेगराइज कर रहे हैं, उसके इसमें भी कैटेगराइज ही कर रहे हैं, उसमें बस एक रूल बना दिया गया, इसमें रूल नहीं बनाया। लेकिन दोनों का काम क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को पहचानना है, उसको नाम देना है। ठीक है, क्या ताकि फ्यूचर जनरेशन में इसके बारे में पता चल सके, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसका क्या स्पेसिफिक, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कैसे डेवलप करता है, क्या उसका फंक्शंस वगैरह वो सब। तो कुछ साइंटिस्ट आए जो कि बोले कि नहीं सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी इज अ इंटरचेंजेबल वर्ड्स। लेकिन इस दोनों पॉइंट से ये पता चला कि आखिर कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना है, कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डिवाइड करना है, ताकि उसको सही से सही जगह पे सही से मतलब बोल सकते हैं कि बिना कोई प्रॉब्लम के उसको एक लेवल पे रख दिया जाए। जैसे लेवल पे कहने का मतलब देखो जब टेक्सोनॉमी आया तो नॉमेनक्लेचर भी आया, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर, फिर नॉमेनक्लेचर के बाद आया कि आखिर नाम तो कर दिए, लेकिन फिर हम जो रखेंगे कैटेगराइजेशन करेंगे किस में करेंगे, तो उसके लिए पढ़ेंगे हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तुम लोग पढ़े होंगे हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक ग्रुप है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से प्लेस्ड करते हैं, वो एनिमल है कि प्लांट है, उसका जेनस क्या है, उसका स्पीसीज क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका फैमिली क्या है। तो अल्टीमेटली जो लेवल था वो हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ही को ही लेवल के हिसाब से मान रहा था। अब देखो जब बोला कि नहीं सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी एक ही सेम वर्ड है, तब अल्टीमेटली बताया गया कि नहीं सिस्टमैटिक हो या टेक्सोनॉमी उसका एक मतलब बेसिस होना चाहिए, स्टडी का बेसिस होना चाहिए। तब उस स्टडी का बेसिस में चार चीज आया। उस चार चीज में क्या आया कि सबसे पहले करेक्टराइजेशन। देखो ये करेक्टराइजेशन कैसे करोगे, ये बेसिस था। तो करेक्टराइजेशन मतलब उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो मॉर्फोलॉजिकली उसको हम देख के बता दिए। दूसरा था आइडेंटिफिकेशन, तीसरा था क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, और चौथा था क्या, वो था नॉमेनक्लेचर। क्या था, नॉमेनक्लेचर। इसको ध्यान रखना, ये चार चीज एक बेसिस था कि सिस्टमैटिक है या टेक्सोनॉमी जो भी है उसका बेसिस बना के इसी बेसिस पे इसको स्टडी करना है, तभी हम किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत, किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो, क्योंकि अभी हम बस ये टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक का मतलब बताया, अभी हम ये सब नहीं बताएं तो इसके बाद हम बताएंगे। पहले इसको इतना पढ़े तो इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। बोलो साइमा खुशबू बताओ कोई दिक्कत है इसमें, जो वहां तक अभी बताए जहां तक तुमको बताएं वहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, अब हम धीरे धीरे सबको डिफाइन करते हैं, उसको तुम लोग नोट करते जाना। तो सिस्टमैटिक तो यहाँ तक आया।
अभी नोट मत करना, थोड़ा ऊपर में चेंज करना है, ठीक है। सर आप प्रोटोनीमा के बारे में बताने वाले थे। प्रोटोनीमा ऑस्मोसिस का मतलब? प्रोटोनीमा एंड मॉसेस का मतलब, ठीक है, मॉसेस एंड में भी। नहीं है सर, ऑफ है। हाँ हाँ, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस जो है ना, वो मॉसेस का पार्ट है। देखो, मॉसेस दो पार्ट में होता है, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। तो प्रोटोनीमा में क्या होता है ना, कि जैसे ब्रायोफाइटा का ही पार्ट है ना। प्रोटोनीमा में क्या होता है कि जैसे मान लो प्लेन, पूरा कोई भी स्ट्रक्चर है वो पूरा प्लेन है, मान लो फील्ड टू फील्ड वो बढ़ रहा है, पूरा प्लेनिंग में अपना बढ़ दिया, एकदम सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच्ड है, सीट है। लेकिन जैसे ही प्रोटोनीमा के बाद जब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वो एक हाइट अटेन कर लेता है। जैसे मान लो कोई एल्गी है, वो एक सीट लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, वो प्रोटोनीमा स्टेज हो गया, क्योंकि ब्रायोफाइटा का जो इनिशियल है वो प्रोटोनीमा स्टेज ही है, ठीक है। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे हाइट अटेन कर लेता है, हाइट को रिटेन कर लेता है कि नहीं, हाइट भी दिखने करने, ये हाइट पे बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो लीफी स्टेज है। उसमें लीव्स वगैरह, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रॉबेरी, सॉरी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि हाइट वगैरह, आई मीन देखो एक्चुअली क्या है ना, कि हम कैसे इसको समझाएं, जैसे जैसे मान लो वो सिर्फ फील्ड एक स्टेज है ना। स्टेज है, मतलब ब्रांच एंड सीट लाइक स्टेज है। प्रोटोनिमा इज अ सीट लाइक स्टेज, लेकिन जब लीफी स्टेज होगा तो वो एक हाइट को अटेंड कर लेगा, वो मतलब ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। और अगर प्रोटोनिमा होगा तो जैसे प्लेन में नहीं बढ़ता है उसी तरह, वही प्रोटोनिमा स्टेज हो जाता है। ठीक है सर। मोसेस हमेशा दो स्टेज में रहता है, प्रोटोनिमा एंड लीफी। तो प्रोटोनिमा उसका इनिशियल स्टेज है, जैसे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन उसके बाद का ही, लीफी स्टेज में ही सारा वो सब प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंडेंस होता है, कोन्स और स्ट्रॉबेरी वगैरह में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है, वही चीज है। Diversity of organism at every level of, at every level of their comparative, their comparative comparative morphology, cytology, morphology, cytology, embryology, embryology, biological, sorry, biochemical, biochemical and ecological behavior, EDC, ठीक है। ये ऊपर का थोड़ा मिटा देते हैं, इसको दो तीन लाइन में हम इसको खत्म करते हैं, बस इसका डिफिनेशन ही है। It is the occurrence of variety of life form differing in morphological, differing in morphological, size, color, anatomy, size, color, anatomy, habitats and habits. Currently, there are some 1.7 to 1.8 million
living organism known to sign. Yeah, living organism known to science. ये चीज, चलो इसको नोट करो जल्दी से. हो गया. Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट जो है वो है टेक्सोनॉमी. ठीक है.
ये क्लासिफिकेशन एक नॉमेनक्लेचर बचा है, उसको डिफाइन करना। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी। हो गया? हेलो, यस सर, हो गया। हो गया ना? देखो, इसमें एक क्लासिफिकेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे देखो, ये तो बेसिस है। पहले कैरेक्टराइजेशन बोला है कि नहीं, उसको मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करो। ठीक है, मतलब उसको डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब फॉर ऑल मॉर्फोलॉजिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक तरह का बनाया गया कि क्या क्या करना चाहिए। मतलब पहले उसको कैरेक्टराइजेशन को मतलब देखो कि क्या कैसे देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकली देख लिए। आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई जो करना है वो कैसे, तो सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज की वजह से आइडेंटिफाई करना है। तीसरा में बोला जा रहा है कि क्लासिफिकेशन करेंगे तो किस बेसिस पे, तो सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। बेसिस बहुत कुछ है, जैसे डिफरेंट लेवल, जैसे बताया कि एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इम्ब्रायोलॉजिकल, ये सब। अगर ये सब ऑर्गेनिज्म एक सा, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 नया ऑर्गेनिज्म है और सबका बहुत कुछ सिमिलैरिटीज है, तो धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, एक ग्रुप में रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां पे उसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होता है, तो नेक्स्ट जो लेवल में जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान मान लो जैसे जीनस है, एक जीनस में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज होता है, लेकिन अगर एक जीनस में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, मान लो उसके अलावा कोई और होगा, तो उसको दूसरे जीनस में रखना। तो वही रिजेम्बलेंस वगैरह लिखा है, देखो लिखा रिजेम्बलेंस टू डिफरेंट टेक्सा। टेक्सा मतलब वही ग्रुप या फिर कैटेगरी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग उसको टेक्सॉन बोलते हैं। हिरार्चिकल सिस्टम के ही हिसाब से वो बात कर रहा है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट में है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में बोलता है, इसमें नॉमेनक्लेचर का क्योंकि रूल दिए बाद में टैक्सोनॉमिक, बट इस बेसिस पे नॉमेनक्लेचर कहने का मतलब उसका एक ही तक नहीं, नाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेम देंगे तभी हम उसको याद कर पाएंगे। तो ये बेसिस है, ये एक तरह का बेसिस है कि इस बेसिस पे स्टडी किया। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, क्योंकि देखो इसमें तुमको डिफिनेशन इसलिए लिखा दिया, डिफिनेशन से क्वेश्चन कभी नहीं आता है, लेकिन बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक एनसीईआरटी में भी है, तो आता है कि कौन सा बेसिस लिया गया, इनमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ग्रुप वाइज दे दे कि नहीं, वन ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, इस तरह से दे दे। या नहीं तो ऑप्शन में दे दे, बोल दे इनकरेक्ट कौन है, या फिर बोल दे कि करेक्ट कौन है। इस तरह से वो पूछता है, डिफिनेशन नहीं पूछता, और डिफिनेशन हम लिख दिए। ठीक है ना, तो इसको हम मिटा रहे हैं।
After placing the organism in different taxa, its correct name is determined, क्योंकि इसको याद रखना है, ठीक है। If the organism is new to systematic, it is given a new name based on rules and conventional nomenclature। सिंपल इसमें बस यही बोल रहा है कि अगर हम इसको टेक्सोन या ग्रुप में रख दिए, इसका करेक्ट नेम भी पता होना चाहिए। और करेक्ट नेम पता करने के लिए सबसे मेन जो पार्ट होता है वो दो चीज है, एक है रूल, या तो कुछ रूल बना के इसका नेमिंग किया जाए, और दूसरा कन्वेंशनल, जो कि कन्वेंशनल नोमेनक्लेचर मतलब जो सबके लिए इजी हो जाए, सिंपल सा चीज है। इसीलिए जब टेक्सोनॉमी आया, क्योंकि देखो सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी को सेम बोला गया, ठीक है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट जो है सिस्टमैटिक को अलग अलग तरीके से डिफाइन किए। लेकिन सिस्टमैटिक में प्रोसीजर तो दिया गया कि नहीं, बेसिस क्या है, बेसिस में नोमेनक्लेचर का भी दिया गया, तो नोमेनक्लेचर में बताया कि नहीं, रूल तो इसका होना ही चाहिए, बिना रूल के कैसे नेम हम किसी का करेक्टली नेम नहीं कर सकते, और एग्जैक्ट नेम ऐसा होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड काम करे, सब जगह काम करे। तो उसी में रूल जो है दिया गया, नोमेनक्लेचर रूल जो दिया गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो कार्लस लिनियस दिए थे, ठीक है। चलो इसको पहले नोट करो, फिर हम एक नया चीज बताने वाले हैं, मतलब सिस्टमैटिक और न्यू सिस्टमैटिक, सॉरी क्लासिकल सिस्टमैटिक सिस्टम एंड मॉडर्न सिस्टमैटिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है। क्योंकि अब एग्जैक्टली देखो ये सब तो हम लोग को पता चल गया कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो है वो मॉडर्न सिस्टमैटिक या मॉडर्न टेक्सोनॉमी को क्यों रखा गया, ये हम बताना चाह रहे हैं। पहले इसको नोट कर लो। हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग जो जानेंगे, देखो इनिशियल अगर हम स्टार्ट करते हैं, सिस्टमैटिक का हम लोग इतना समझे, टेक्सोनॉमी का इतना समझे, ठीक है। अगर हम इनिशियली स्टार्ट करें तो सिस्टमैटिक जो इनिशियली काम करता था, क्योंकि बहुत पहले से, जैसे प्लूटो, एरिस्टोटल,
थ्योरेप्टस, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब अगर बात करें अरिस्टोटल से लीनियस तक, ठीक है, इस बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और वो जो सिस्टमैटिक को समझे। उनका कहना था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर डिफाइन करना है तो उसका मॉर्फोलॉजिकल ले लो, हैबिट ले लो, हैबिटेट ले लो, सेपियन साइज ले सकते हैं, वेरिएशंस भी ले सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा वेरिएशंस काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और सिस्टमैटिक जो होता है या फिर टेक्सोनॉमी जो है उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है वो मतलब हिस्टोरिकल जो था वो ज्यादा था कि हिस्ट्री इसका क्या है, उस बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, ठीक है, क्योंकि जब क्लासिकल सिस्टमैटिक जो पुराना वाला सिस्टमैटिक है जो बोले ना कि प्लूटो अरिस्टोटल मतलब 4-5 साइंटिस्ट एक ही चीज पे काम कर रहे थे, तो उसमें बहुत कुछ जो है वो नहीं पता चल रहा था। जैसे बोल रहा था इस स्पीसीज जो है वो स्टैटिक है, बट मॉडर्न में वो चेंज हो गया, बहुत कुछ है, एक्सप्रेशन वगैरह सही से नहीं हो पा रहा था क्लासिकल में, न्यू में हुआ। तो जो भी साइंटिस्ट है जो क्लासिकल सिस्टमैटिक को दिए उसमें बहुत ज्यादा जो है क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो प्लेसिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा था। एक तो मोटो मिल गया, एक हमको बेसिस मिल गया, एक प्रोसेस मिल गया कि चलो इसको करते हैं, लेकिन एक एग्जैक्टली ग्रुप में करना या टेक्सॉन में रखना थोड़ा इम्पॉसिबल होने लगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा है जो चला गया कहीं और, जैसे एग्जांपल में देखना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है कि क्लेमाइडोमोनास को कहीं और रखा गया, पहले प्लांट में रखा गया, फिर चेंज किया गया उसको। तो क्यों चेंज किया गया? क्योंकि मॉडर्न टेक्सोनॉमी जब आया तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी सबसे पहले दिया कौन? तो वो दिया जूलियन हक्सले ने। और जैसे मॉडर्न टेक्सोनॉमी दिया उसमें हर एक चीज को देखा, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, उसके बाद फिर है उसका इकोलॉजिकल बिहेवियर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एंसेस्टर रिलेशनशिप, जितना भी मतलब उसको मिल सकता था, हर एक करेक्टरिस्टिक्स पे वो काम किया। और उसके काम करने के बाद जब एग्जैक्टली उसको जो करेक्टरिस्टिक्स मिला उस हिसाब से वो सबको प्लेस किया, जो सबसे ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल था। क्योंकि कुछ कुछ चीज है जो मतलब क्लासिकल में हुआ बट क्लासिकल मॉडर्न में, सॉरी मॉडर्न में हुआ जो क्लासिकल में नहीं हुआ। जैसे बोले कि फॉसिल रिकॉर्ड से भी क्लासिकल में किया गया, लेकिन यहाँ पे फॉसिल रिकॉर्ड को नहीं लिया गया। लिया क्या कि नहीं, ओरिजिन कहाँ है, एंसेस्टर क्या है इसका। मान लिया जाए मेरे पास कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, उसके अलावा 3-4 मिला एक और इसका अगर इवोल्यूशनरी या एंसेस्टर निकाला तो चला नहीं, ये कॉमन ही है, उस बेसिस पे सबसे ज्यादा एग्जैक्टली किया गया। इसीलिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हो बेस्ट माना गया और क्लासिफिकेशन के लिए। और उसके अलावा जैसे मॉर्फोलॉजिकल लिए शेप, साइज, कलर वगैरह, वो सबसे बहुत कुछ डिफाइन सही से नहीं कर पाए। डिफाइन करने के बाद ग्रुपिंग में नहीं कर पाए, मतलब करेक्टराइज नहीं कर पाए कि कहाँ प्लेस करे, नहीं प्लेस करे, कहीं और के जगह कहीं और चला जा रहा था, ठीक है। जैसे मॉडर्न आया तो मॉडर्न में इतना ज्यादा कुछ एस्पेक्ट्स लिया गया, बताए वही मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमी, लेकिन सबसे ज्यादा इंफोसाइज किया गया उसका इवोल्यूशनरी पे। इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ साथ में उसका वेरिएशंस भी देखा गया कि आखिर जेनेटिक वेरिएशन क्या है, क्योंकि क्लासिकल में जेनेटिक को नहीं लिया गया, उसका इकोलॉजिकल बिहेवियर को नहीं लिया गया, यही दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो जूलियन हक्सले दिए थे वो ज्यादा एक्सेप्टेबल था इन कंपेरिजन टू क्लासिकल, क्योंकि क्लासिकल 4-5 साइंटिस्ट दिए थे, जैसे फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, प्लेटो, सबको उसको दिया था। तो यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो हम इस दोनों को लिख देते हैं। तो डिफरेंस पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्लासिकल में। क्लासिकल टेक्सोनॉमी जो कि 5-6 साइंटिस्ट उसको फॉलो किए, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल morphological characters
with normal individual considered with normal individual considered to be expression of the to be expression of the same while their variation are while their variation are believed to be imperfect. Believed to be imperfect. Imperfect expression. Classical taxonomy originated with Plato, followed by, देखो प्लेटो एक साइंटिस्ट था, वो भी फॉलो किया, उसके अलावा एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस एंड लीनियस. एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी. दूसरा है थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी. एंड अप टू लीनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड टेक्सोनॉमी. देखो मतलब कि क्लासिकल टेक्सोनॉमी को जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस था उसको प्लेटो भी ओरिजिनेट किया, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस एंड लीनियस, ये चीजें. देखो इसमें बहुत सारा कुछ कुछ हिस्ट्री भी है, वो हिस्ट्री हम नहीं बताए क्योंकि वो कभी पूछता ही नहीं है. जानने के लिए ऐसे कुछ वैदिक वगैरह लोग, वेद से भी है ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है ना. बहुत सारा जो थे साइंटिस्ट थे वो जो है क्लासिफिकेशन करने के लिए उसका हैबिटेट में, जैसे कौन एयर में रह रहा है, कौन वाटर में रह रहा है, कौन मतलब कि लैंड में रह रहा है, तो इस तरह से भी किया. ब्लड का कलर से भी लिया गया, ठीक है. तो बहुत सारा लिया गया लेकिन डिस्कार्ड होते गया क्योंकि वो एक तरह का जो टेक्सोनॉमी था वो सही से कैटेगराइज नहीं हो पा रहा था. जो कि ये सब उस चीज को फॉलो किए, हद तक बहुत कुछ ये लोग भी दिए हैं. इसीलिए तुम देख सकते हो जो लीनियस है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है. मैक्सिमम जब नोमेनक्लेचर का ये डिस्कवरी किया, सॉरी नोमेनक्लेचर जब ये रूल दिए तो ये बहुत सारा स्पीसीज का नाम भी लीनियस लिखे थे. तो वो सब चीज इन लोग का सही था लेकिन डिस्कार्ड होने का रीजन था कि कैटेगराइजेशन सही से नहीं हो पा रहा था. तो फिर मॉडर्न आया. इसमें कुछ एस्पेक्ट्स है उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि स्पीसीज के बारे में भी हम लोग मतलब उसमें पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, जैसे डायनामिक, स्टैटिक वगैरह, ठीक है. तो इसमें अच्छा ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट, species are delimiting on the basis of मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आई मीन लिया बहुत, बट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ज्यादा मतलब उस हिसाब से जाती है, ठीक है. few characters are employed. ज्यादा कैरेक्टर को नहीं लिया गया था. स्पीसीज आर स्टैटिक. स्पीसीज आर स्टैटिक और इम्यूटेबल, मतलब वो वेरिएशंस नहीं शो कर सकता था क्लासिकल के हिसाब से, ठीक है. उसके बाद है a few individual or the
a few individual or their preservatives specimens are used for study. It is called टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब बोल सकते हो कि क्लासिफिकेशन में फॉसिल को जरूर लिया गया था। ठीक है, टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। और एक लास्ट पॉइंट है, स्पीसीज इज सेंटर स्टेज ऑफ स्टडी। स्पीसीज इज अ सेंटर स्टेज ऑफ study. Its subunits are not important. Its subunits are not important. ठीक है, यही है इसका, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसमें क्या क्या चेंजिंग आया। ठीक है, बस साइंटिस्ट को याद रखना। और मेन जो है क्या विशेषता, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इम्यूटेबल क्यों यूज कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके कहने का मतलब वो वेरिएशन नहीं कर सकता, बट मॉडर्न में नहीं, वेरिएशन वो करेगा, वो डायनामिक है। तो कुछ कुछ चीज पे वो ज्यादा अच्छा था, इसलिए डिस्कार्ड कर दिएगा बाद में। ठीक है, चलो इसको नोट करो। सर ऐसा क्वेश्चन आता है क्या कि जैसे मतलब ये वाला नहीं, जैसे हाँ मतलब साइंटिस्ट थे, थ्री किंगडम कौन दिए थे, जैसे आर एच बी टक्कर और कॉपलैंड थे, वो फोर किंगडम का क्लासिफिकेशन, ऐसा देखो, क्वेश्चन। हाँ हाँ, ऐसा क्वेश्चन देखो अभी तक तो 5 किंगडम को लेके ही आया है, 2, 3, 4 नहीं आया, बट उसको शॉर्ट में हम लोग लिख लेंगे क्योंकि वो जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पूछता है, जैसे 2 किंगडम लीनियस दिए थे, 3 किंगडम कॉपलैंड दिए थे, और लेकिन चौथा सर कौन आर दिए? एच बी टक्कर, आर एच बी टक्कर थ्री किंगडम ना, और कॉपलैंड फोर किंगडम। आर एच विटेकर 5 किंगडम, आर एच विटेकर 5 किंगडम। ठीक है, एनसीईआरटी देख सकते हो, आर एच विटेकर के बारे में पूछता है, बहुत बार पूछा है, बट लेकिन हम लोग जान लेंगे 2 किंगडम लीनियस, 3 किंगडम कॉपलैंड और 4 किंगडम हक्सले। हक्सले, एक सेकेंड, बस कॉपलैंड या कुछ है, देख ही लेते हैं उसको। कॉपलैंड है थ्री किंगडम। 2 किंगडम तो दिए थे, सॉरी, 2 किंगडम लीनियस, 3 किंगडम हैक्कल, सॉरी हैक्कल, 4 किंगडम कॉपलैंड जो कि वो मोनेरा को अलग किया, और 5 किंगडम आर एच विटेकर। ठीक है, तो हैक्कल, 3 किंगडम हैक्कल जो कि प्रोटिस्टा को अलग किए थे, और कॉपलैंड में मोनेरा आ गया। उसके बाद फिर आया अल्टीमेटली फंगी, और एनिमल प्लांट तो पहले लीनियस दे चुके थे। तो आर एच विटेकर का भी मेन जो पर्पस था वो 4-5 ही था, उनका भी मेन पर्पस फाइलोजेनेटिक ही था। तभी तुम देख सकते हो कि हर एक ऑर्गेनिज्म को उसके मतलब उसके बाद जो भी रखा गया सब एडवांस्ड है। जैसे एनिमल में सबसे अच्छे समझ में आ जाएगा, जैसे पॉरीफेरा सेलुलर तक गया, टीनोफोरा एंड लिडेरिया टिश्यू तक गया, प्लेटी एलिमेंट्स ऑर्गन सिस्टम गया, फिर अल्टीमेटली वो ऑर्गन सिस्टम तक गया। तो इस तरह से वो इवोल्यूशन के हिसाब से किया गया। तो क्वेश्चन वो पूछता है, आर एच विटेकर क्वेश्चन पूछता है, हम लोग उतना ज्यादा नहीं जाएंगे उसमें, बस हम लोग साइंटिस्ट का नाम याद कर लेंगे। ठीक है ना, बाकी बात ऐसे तो तो ये बोलो। सेकंड लास्ट लाइन में टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया फॉसिल रिकॉर्डिंग। हम डायरेक्टली बोले, एक सिंपल वे में फॉसिल समझते हो, डेड एंड डिकेइंग पार्ट जो प्रिजर्व है, जो बचा हुआ है, जो खराब नहीं हुआ, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, a few individual or their preservative specimens, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म है जो उसका एंसेस्ट्री जब देखा, मतलब देखा कि नहीं, हाँ कुछ स्पेसिमेन जो है प्रिजर्व है, तो उसके हिसाब से उसको रिलेट करने का कोशिश किया, जिसको टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर उसमें कुछ सिमिलैरिटीज मिला तो उसमें कुछ वो उसका प्लेसिंग किया, वरना वो नहीं किया।
जो कि मॉडर्न में ठीक ये उल्टा है। वहां पे डायरेक्टली इवोल्यूशन देखा, ओरिजिन देखा। यहाँ पे मरा हुआ चीज से स्टडी किया, वहां पे नहीं। जो मरा जिंदा जो भी है, बस रिलेशन सबसे निकाला, तभी वो एग्जैक्टली उसको बैठा भी पाया। ठीक है, आई मीन उसको प्लेसिंग कर पाया। हो गया, इसको नोट कर लिए। देखो इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्या है, साइंटिस्ट वगैरह ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट तुमको समझना चाहिए, इसलिए हम ये इतना लिख पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी ये चैप्टर में जो भी साइंटिस्ट वगैरह के बारे में समझ जाएंगे, तो नेक्स्ट जो हम लोगों का बायोलॉजिकल स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलो इसको मिटाएं। यस सर। हाँ, अब हम लोग का जो नेक्स्ट है न्यू मॉडर्न, तो उसको याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी या मॉडर्न सिस्टमैटिक जो है वो कौन दिया था, तो जूलियन हक्सले। ठीक है, और उसका बेसिस तो खैर क्लासिफिकेशन का जो बेसिस हम तो लोग नहीं अभी पूछ। पढ़ते हैं 5 किंगडम, वो विटकर का ही है ना सर? हाँ, 5 विटे कर दिए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा। साइंटिस्ट देखो, साइंटिस्ट उसका डिस्कवरी ईयर ये सब एनसीईआरटी बाहर नहीं आता है, बट हम लोग जब पढ़ते थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही से पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत कुछ है जो न्यू सिस्टमैटिक एंड और मॉडर्न टेक्सोनॉमी कुछ कुछ है, जैसे नोमेनक्लेचर वगैरह, उसको नोट्स लिखाने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को ही उसको नोट में उतार लेना, उससे ज्यादा नहीं पूछता है कभी भी। ठीक है ना, जो भी पूछेगा वहीं से पूछेगा, तो लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, न्यू सिस्टमैटिक was coined by Julian Huxley 1940. It is study, sorry, it is systematic study which take into consideration all type of characteristics या फिर कैरेक्टर्स को लिख, all type of characters include, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, include classical morphology, anatomy, biochemistry, डेवलपमेंट, इसमें हम लोग एम्ब्रायोलॉजिकल भी लिख सकते हैं, एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, डेवलपमेंट, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, उसके बाद बिहेवियर और बहुत कुछ है, ईटीसी। ठीक है, तो इतना कुछ लिया गया ऑफ द होल पॉपुलेशन, ऑफ द होल पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन। ठीक है, न्यू systematic is also called, एक वर्ड और चलो,
instead of a few topological specimen. Topological specimen. It is also called population systematic. Population systematic or and biological bio systematic. ये लिया गया, ठीक है. It strives to bring out evolutionary relationship amongst organism. बस इसका करो. इसमें भी कुछ पॉइंट है वो लिखना है, पहले इसको नोट कर लो. इसमें 5-6 पॉइंट है. क्लासिकल मॉर्फोलॉजी क्या हुआ? क्लासिकल मॉर्फोलॉजिकल का मतलब इसके पहले जो बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल स्टडी का, क्लासिकल में जो यूज हुआ वही यहाँ पे भी यूज हुआ. वो वर्ड सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल के ही, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल फीचर का जो स्टडी किया वही बेसिस रखा, क्योंकि उसमें क्या चेंजिंग कुछ करने का था ही नहीं. वो जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी में जो मॉर्फोलॉजिकल का प्रोसीड्यूर था कि हाँ उसका शेप देख लो, साइज देख लो, कलर देख लो, यही तो होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजिकल स्टडी. इसलिए क्लासिकल मॉर्फोलॉजी लिया. उसके बाद एनाटॉमी बाद हुआ, बायोकेमिस्ट्री डेवलपमेंट, ये सब उसके बाद और ज्यादा उस पे मतलब कि और ज्यादा उसका प्रैक्टिस को देखा गया. ठीक है, इसमें भी बहुत कुछ है, जैसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी देखा. ठीक है, जैसे फिजियोलॉजिकल में जैसे कि कौन क्या खाता है, उसी के हिसाब ना फैमिली एंड ऑर्डर, उसी के हिसाब से भी डिसाइड किया जाता है. जैसे मान लो कार्निवोरा इज ऑर्डर. ठीक है, मतलब कि कार्निवोरा में वैसा और फैमिली के ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ईटर हो, बस यही चीज था. तो वो सब भी यूज किया गया, इसलिए ईटीसी लिखे हैं देखो वहां पर. ठीक है, समझ में आ गया क्लासिकल मॉर्फोलॉजी क्यों लिया, इसको नोट कर लिए. और एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल का अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो जितना भी उसके टाइप का हमको और मिला है, उसका स्टडी हो चुका है, सबके साथ इसका कंपैरेटिव स्टडी हुआ. इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन सिस्टमैटिक लिखने का ही यही मतलब है कि बहुत सारे, जैसे मान लिया जाए 10 ऑर्गेनिज्म हम पहले ही खोज चुके हैं और 11 हमको जो मिला, उस 10 ऑर्गेनिज्म का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम मिलता है, तो सबके साथ वो सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी देखा गया. ठीक है, तभी उसको प्लेसिंग कर पाए, वही चीज है. हो गया, इसको नोट कर लिए, मिटाएं. क्या वो नहीं किए हो खुशबू? यस सर, हो गया. हो गया ना. हाँ, अब इसका 4-5 पॉइंट भी लिखना है. अब देखो इसमें क्या क्या आया. पहला है एस्पेक्ट्स, इट इज
based on all type of variation, all type of variation in the species. क्या क्या वेरिएशन है उस हिसाब से बेसिस, मतलब उस हिसाब से स्टडी किया। पहला, दूसरा, स्पीसीज इज are considered डायनामिक। डायनामिक का मतलब चेंज करते रहेगा, ठीक है। दूसरा था इंटर रिलेशनशिप आर ब्राउट आउट, मतलब एक से ज्यादा स्पीसीज का जो रिलेशनशिप है वो भी देखा गया। उसके बाद है along with morphological character other investigation are also carried out to know the variety of trait इसके बाद delimitation of species is carried out on the basis of all type of biological traits. It is also called biological delimitation. Next point है traits indicating primitiveness and advancement. Traits indicating primitiveness and advancement are found out. ठीक है, बस यही है 4-5 एस्पेक्ट्स जो न्यू मॉडर्न टेक्सोनॉमी का है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम लोग नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे। हो गया? खुशबू, यस सर, हो गया। चलो अब हम लोग आते हैं नॉमेनक्लेचर। तो ध्यान से समझना, नॉमेनक्लेचर का जो रूल है वो बायनोमियल, जो कार्लस लिनस दिए थे।
बट नॉमेनक्लेचर के लिए 2-3 चीज और जान लेते हैं। नॉमेनक्लेचर जो है सबसे पहले दिया गया कॉमन नेम के हिसाब से, आई मीन एरिया वाइज जो हम बुलाते हैं। जैसे हम लोग जिस जानवर को यहाँ पे जिस नाम से बुलाते हैं, किसी और एरिया में उस जानवर को किसी और से नाम से बुलाया जाता है। कॉमन नेम, एरिया वाइज कॉमन नेम, जिसको वर्नाकुलर नेम बोलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से रूल बनाया गया था, जो कि कार्लस लीज ने बनाए थे। एक है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या बोला गया कि किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स का एडवांसमेंट के हिसाब से, या कोई साइंटिस्ट के, जैसे मान लो कोई नाम साइंटिस्ट मतलब डिस्कवर किया, तो वो नाम तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का रूल था, लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट है उसका भी नाम लिया गया, वो ट्राइनोमियल में दिया गया। या नहीं तो जैसे होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस सेपियंस होता है एक्चुअली में, क्योंकि एडवांस्ड जो भी ट्रैक्स देखा गया उसमें इस तरह का हम लोग लिख सकते हैं। बट बायनॉमियल है, सो हम सिर्फ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर लिखा रहे हैं। क्या होता है, बाकी बात तुमको रूल खुद से लिखना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बुक से जो रूल दिया है 4-5 पॉइंट है, उसको वहां से नोट कर लेना, ठीक है। तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। दिस सिस्टम 4-5 पॉइंट क्या बोले, कहाँ से नोट करने? एनसीईआरटी में देखो है वहां पे 4-5 पॉइंट, 4 ही पॉइंट है ही, उससे ही क्वेश्चन पूछता है। तो वो हम नहीं लिखाएंगे, बस हम लिखवा देते ये है क्या। दिस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय लीनियस। लीनियस कब, 1751 में, ठीक है। तो it is the system providing order with appropriate and distinct name and consisting of two words. First generic and second specific epithets, यही है, ठीक है। उसके बाद जो 4 नाम है, सॉरी वो 4 जो रूल है वही इसमें लिखना है बस, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाक से। हो गया? यस सर। ठीक है। देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है वो टेक्सोनॉमी कैटेगरी स्टार्ट करेंगे। स्पीसीज किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें बस एनसीईआरटी का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बात तुम लोग आई मीन जो नोमेनक्लेचर लिखना है इसको नोट कर लेना, बाकी उसको पढ़ना, ठीक है। उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें कुछ अगर लाइन में प्रॉब्लम होगा तो हमसे तुम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तुम टेक्सोनॉमी कैटेगरी नेक्स्ट क्लास, और जो ये है टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो भी थोड़ा थोड़ा उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। सो आज इतना तक ही रहने दो, फिर नेक्स्ट क्लास, ठीक। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।